आज का हमारा जो सेट है उसमें है आहार एवं भोजन, और इसके बारे में हम लोग कुछ चर्चाएं करेंगे। हमारा ये दूसरा सेट है और इसमें हम देखते हैं सवालों को और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह के सवाल हमारे सक्षमता एग्जाम में पूछे जाएंगे। मनचाही खाद्य पदार्थ एवं भोजन देखकर मुंह में पानी आने का क्या कारण है? तो इसका क्या कारण हो सकता है? मनचाहा भोजन को देखते हैं, कभी रसगुल्ला देखते हैं, कुछ भी देखते हैं तो लार ग्रंथि की सक्रियता, ठीक है, मुंह में जो लार निकलती है उसका जो ग्रंथि होता है जहाँ से लार स्रावित होता है यानी बाहर निकलता है, तो लार ग्रंथि की सक्रियता के कारण मनचाही खाद्य पदार्थ एवं भोजन को देख करके मुंह में पानी आता है। एक तरफ तो कालाहांडी में सर्वाधिक चावल पैदा कर निर्यात किया जाता है, तो दूसरी तरफ वहाँ भुखमरी से लोग मर रहे हैं। कालाहांडी किस राज्य में है? कालाहांडी में क्या हो रहा है? सबसे ज़्यादा चावल पैदा करके निर्यात किया जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोग वहाँ पर भुखमरी से मरते हैं। यह कालाहांडी कहाँ है? यह कालाहांडी उड़ीसा में है। अब आगे बात बढ़ाते हैं। भोजनों उपरांत में हमें नींद आती है क्योंकि इसे पचाने के हेतु रक्त पेट में आता है, ठीक है। भोजन के उपरांत यानी जब भोजन कर लेते हैं तो हमें क्या आती है? नींद, क्योंकि इसे पचाने के लिए रक्त पेट में आता है। कहाँ से? तो ये आता है आपको मस्तिष्क से। कहाँ से? मस्तिष्क से। अंकुरित साबुत मूंग में प्याज, टमाटर, नींबू, नमक मिलाकर खाने की परंपरा आम है। हम लोग भी घर में खाते हैं। सुबह सुबह मूंग अंकुरित करके उसमें थोड़ा प्याज मिलाते हैं, थोड़ा टमाटर मिलाते हैं, थोड़ा नींबू, थोड़ा नमक, एक खाने की परंपरा है। इसमें सर्वाधिक क्या मिलता है, यानी कि इस खाने से फ़ायदा क्या है? तो इसको खाने से फ़ायदा है, हमें बॉडी में खनिज मिलता है। क्या मिलता है? खनिज मिलता है। आगे बढ़ते हैं। बस्ते, बैग, जूते इत्यादि दोनों में सतह चिपकने खुलने पर चढ़ चढ़ की आवाज़ आती है वाली विल्क्रो की खोज जॉर्ज मेस्ट्रल की प्रेरणा से मिली थी। बस्ता हो गया, बैग हो गया, जूता हो गया, इसमें जब दोनों सतह आपस में चिपकते हैं, खुलते हैं, तो जब देखते हैं कि चिपकने वाला होता है, जब उखाड़ते हैं तो चर, साड़ते हैं तो चर। ये चीज़ें किससे पता चलती है? ये पता चलता है बीजों से, ठीक है। किससे? बीजों से। ध्यान रखना है। स्वाद भरने वाली मिर्ची भारत में आई थी। कहाँ से? स्वाद भरने वाली जो मिर्च है भारत में कहाँ से आई थी? तो स्वाद भरने वाली मिर्च भारत में पुर्तगालियों के द्वारा अमेरिका से लाया गया था। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगाली जो थे अंग्रेज से भी पहले आए थे। पहला भारत में पुर्तगाली जो आने वाला था वास्को डी गामा नामक एक व्यक्ति था जो कि भारत आया था। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर चला जाए। देखते हैं, हमारा सवाल है, बीजों का संरक्षण परंपरागत रूप से किया जाता है। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि धान के बीज, मकई के बीज, गेहूं के बीज, यानी जो फसल उगाते थे उसी में से अच्छे बीजों को अलग से रख लेते थे। तो इसको कहता है कि परंपरागत रूप से पुराने समय में हम बीजों का संरक्षण कैसे करते थे, ठीक है। तो सूखी लौकी को मिट्टी से लीपकर, पहला ऑप्शन है। बीजों के साथ नीम की पत्ती मिलाकर, बीजों को चुनकर, सुखाकर। किस तरह से हम लोग करते थे? तो 7 का आंसर हो जाएगा 4, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है। सूखी लौकी, लौकी यानी जो कद्दू होता है, उसको मिट्टी से लीप लेते थे तो उसका बीज बच जाता था। बीजों के साथ नीम की पत्ती मिला देते थे ताकि उसमें कीड़ा न लगे। बीजों को चुन करके जो हेल्दी बीज होता था, जो स्वस्थ बीज होता था, उसको अलग करके छांट लेते थे, बीजों को चुनकर, सुखाकर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रोटी बनाने की प्रक्रिया क्या है? गूंथना है, गोला करना है, बेलना है। रोटी बनाने की प्रक्रिया में मेरे ख्याल से तीनों ऑप्शन सही हो जाए। गूंथना, गोला करना, बेलना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा।
मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और माँ को सांप खाना पसंद है। यानी हांगकांग के लोगों को सांप खाना पसंद है। इच्छा अनुसार हम लोग होटल में जाकर क्या खाते हैं? चाउमीन, लिंगहू फैन, मंचूरियन। तो बताओ भाई, 9 नंबर का सवाल का आंसर हो जाएगा लिंगहू फैन। ठीक है, होटल में ये लोग क्या खाएगा? लिंगहू फैन। क्यों? क्योंकि इसको सांप खाना पसंद है। नारियल कड़ी के साथ उबला हुआ टेपियोका डालकर आनंद पूर्वक खाते हैं। केरलवासी, क्योंकि साउथ की तरफ, आंध्रा के तरफ जो है, तमिलनाडु के तरफ जो है नारियल तेल का ज़्यादा यूज होता है। तो नारियल कड़ी के साथ उबला हुआ टेपियोका डालकर आनंद पूर्वक खाते हैं। सिखों द्वारा गुरुद्वारा में खाना खिलाने की परंपरा किस नाम से जाना जाता है? सिखों द्वारा गुरुद्वारा में जो खाना खिलाया जाता है, जो कि मुफ्त में लाखों लोगों को खिलाया जाता है, तो उसको बोला जाता है लंगर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नीतू को दिन भर उल्टी होती रही, चक्कर से कमजोरी आता रहा, डॉक्टर के पास ले जाने से उसे क्या चढ़ाया जाएगा? नीतू को क्या चढ़ाया जाने वाला है? नीतू को ग्लूकोज चढ़ाया जाएगा। नीतू जब कमज़ोर हो गई है उल्टी करते करते, तो ये डॉक्टर साहब जो होंगे उनको पता होगा। अब अगला प्रश्न की ओर जाते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न। अचार बनाने की विधि नानी दादी से मम्मी पापा को मिलती है और इस विचार से अचार की सामग्री, प्रक्रिया, निर्माण को जटिल प्रक्रम के आधार पर, आधुनिक ज्ञान पर, परंपरागत ज्ञान पर, शहरी ज्ञान पर, किस आधार पर हम अचार की प्रक्रिया को बोल सकते हैं? तो यह हो जाएगा परंपरागत ज्ञान, है ना। परंपरागत ज्ञान किसको बोलते हैं? जब हमारे दादा दादी हमारे माता पिता को कुछ बताते हैं और वो हमें बताते हैं, तो ये हो गया परंपरागत ज्ञान। ये आधुनिक ज्ञान नहीं हुआ, यह हुआ परंपरागत ज्ञान। खाना खाने के ब्रेड जल्द खराब होने लगते हैं, जिसका कारण क्या है? तो ये बात बताइए, जो ब्रेड हम लोग खाने के लिए लाते हैं वह जल्दी खराब होने लगता है, उसका मुख्य कारण क्या है? उसमें फफूंद लग जाना। क्या लग जाता है? फफूंद लग जाता है। और इसमें एक ऑप्शन है लाइकेन। लाइकेन से हमें वायु प्रदूषण का पता चलता है कि वायु में कितना मात्रा है प्रदूषण का, लाइकेन के कारण। परंपरागत बर्तन निर्माण की ऐतिहासिक सामग्री कौन सी है? परंपरागत यानी पुराने समय में जो बर्तन का निर्माण करते थे उसका ऐतिहासिक सामग्री बता दो। पत्ता, हमारे ख्याल से भोज में पत्ता का जो है थाली बनता था, तो वह भी सही है। मिट्टी, पुराने ज़माने में हमें याद है कि मकई का रोटी जो है मिट्टी के बर्तन में ही बनता था, मिट्टी का तावा होता था। मिट्टी के बाद लकड़ी हो गया। परंपरागत बर्तन में लकड़ी से उखड़ी बनता था, उखड़ी समाट। ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि इसमें 4 आंसर होना चाहिए। 15 का 4 नंबर, क्या 3 नंबर? लकड़ी। परंपरागत बर्तन निर्माण की ऐतिहासिक सामग्री कौन सी है? इसके अनुसार तो कह रहा है ये कि हाँ सही है हमारा, यानी कि पत्ता भी होगा, मिट्टी भी होगा, लकड़ी भी होगा, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है, एकदम परफेक्ट। उपले ग्रामीण घरों में ईंधन के आधार पर बनाए जाते हैं। उपले, जिसको हम लोग देहाती भाषा में गोईठा बोलते हैं, गोबर का गोईठा, उपला। मार्केट में ये बिकता भी है ना। ये किससे बनता है? तो गोबर से बनता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। 17 नंबर में यदि बात करें तो 16 का 4 देखते हैं। उपला ग्रामीण घरों में ईंधन के आधार हैं जो बनाए जाते हैं गोबर से। वैसे तो उपला गोबर से ही बनता है, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ से उपले नहीं बनते हैं हमारे ख्याल से। ग्रामीण क्षेत्रों में या कहीं भी गोबर का जो गोईठा बनता है वो बनता है कहाँ, किस चीज़ से? गोबर से ही बनता है। अपशिष्ट पदार्थ से उपले नहीं बनना चाहिए। लेकिन इसका आंसर दिया हुआ है 16 का 3, खड़ से। उपले किससे बनते हैं? ग्रामीण घरों में ईंधन के आधार रहे हैं जो उपले बनाए जाते हैं खड़ से, उसमें भूसा डालते हैं हम, ये बात तो मुझे पता है। तो इसके अनुसार है 16 का 4, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। हाँ ये सही हो जाएगा, 16 का 4, यानी कि इसमें गोबर, अपशिष्ट पदार्थ, खरपतवार सबको मिला करके गोईठा बनाते हैं, ठीक है, या मुठला बोलते हैं देहाती भाषा। पूर्वोत्तर राज्यों में झूमिंग निम्नलिखित में से किस कृषि का पर्याय है? झूमिंग कृषि। झूमिंग क्या होता है भैया?
तो ये पर्याय है स्थानांतरीय कृषि का। किसका? स्थानांतरीय कृषि का। स्थानांतरीय कृषि क्या होता है कि जैसे कि हम लोग इससे पहले वाले सेट में पढ़े थे, एक खेती किए, कुछ दिन खेत को पड़ती छोड़ दी, उसमें घास फूस जंगल हो गया, फिर उसको काट करके गिरा दिए, सूखा, उसमें आग लगा दिए, फिर उसमें खेती की, तो स्थानांतरीय खेती हो गया, स्थानांतरीय कृषि हो गया। महाराष्ट्र में गन्ना, बंगाल में जूट, गुजरात में कपास किस प्रकार के कृषि के उदाहरण हैं? ये सब है संविदा कृषि। ठीक है, महाराष्ट्र में गन्ना, बंगाल में जूट, गुजरात में कपास किस कृषि के उदाहरण है? तो यह है संविदा कृषि के उदाहरण। ठीक है, कोई दिक्कत? 18 का 3 यानी संविदा कृषि का उदाहरण है। अब हम लोग अगले सवाल में चलते हैं और देखते हैं 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य है? यानी कि इसमें 4 गो दिया हुआ है, सेरीकल्चर, पिशीकल्चर मछली पालन, कौन सत्य है? हॉर्टिकल्चर है, सेरीकल्चर है। तो इसका हम लोग देखते हैं, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सारे सही है। तो याद भी कर लेना है इसको कि सेरीकल्चर रेशम उत्पादन जो भागलपुर में खास करके होता है, तो रेशम उत्पादन। अच्छा, ये क्या है? इसका नाम में क्या चीज़ बोल सकते हैं? रेशम के उत्पादन के बारे में जब अध्ययन करते हैं उसको सेरीकल्चर कहते हैं। मत्स्य पालन का जब अध्ययन करते हैं उसको पिशीकल्चर कहते हैं। जब अंगूर उत्पादन के बारे में अध्ययन करते हैं उसको विटीकल्चर कहते हैं। और बागवानी के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, चूँकि 5 में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। अब ये अगला क्वेश्चन है कि यह एक फसल कटाई का त्यौहार है, पंजाब में मनाया जाता है, हमारे ख्याल से वैसाखी। रबी की फसल पक चुकी है, अप्रैल के माह में पर्व मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है वह हो जाएगा 2 नंबर, यानी बैसाखी। एकदम सही थे। 21 नंबर क्वेश्चन है, मैं नगदी फसल हूँ। मैं क्या हूँ? नगदी फसल। नगदी फसल में फसल काटो तुरंत पैसे मिलेंगे। जैसे सब्जी की खेती करते हैं नगदी फसल, खैनी का खेती करता है नगदी फसल। इस तरह के नगदी फसल। विश्व में सर्वाधिक खेती भारत में होती है। मैं सालों भर खेतों में रहता हूँ, मेरा नाम क्या है? हमारे ख्याल से गन्ना जो है नगदी फसल होना चाहिए, क्योंकि गन्ना को हम स्टोर करके रख नहीं सकते। यानी कुल मिलाकर के कहा जाए तो ऐसा फसल जिसको हम जो है कुछ दिनों तक रख नहीं सकते हैं घर में। तो 21 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गन्ना। एकदम सही जवाब। केचुए किसानों के मित्र हैं क्योंकि वे क्या करते हैं? केचुए क्या करते हैं? हमारे द्वारा पढ़ा गया क्वेश्चन में कहीं आपको प्रॉब्लम हो या फिर कहीं क्वेश्चन या आंसर में मिस्टेक हो तो आप ज़रूर कमेंट करें और मुझे बताएं ताकि मैं उसको और सुधार करूं। केचुए किसान के मित्र हैं क्योंकि वे क्या करते हैं? सड़ी गली पदार्थों में पैदा होते हैं? नहीं, ज़मीन में छेद बनाकर पोली करते हैं, अपने जलमत से ज़मीन उर्वर बनाते हैं, या क्या करते हैं? तो ये लगता है हमारे ख्याल से सारे आंसर होने चाहिए। 22 का 4 एकदम सही। सड़ी गली पदार्थ में पैदा होते हैं, ज़मीन में छेद बनाते हैं, और ख़ास करके मेरे आंगन में देखते हैं कि ये जो 40 को बोलते हैं देहाती भाषा, रेड वर्म भी बोलते हैं या केचुआ भी बोलते हैं। बुरबुरी मिट्टी हो जाता है, एकदम दानेदार मिट्टी जो बुरबुरा होता है, ज़मीन में छेद बना देता है। ये अपने जल मल से ज़मीन को उर्वर बनाता है, एनर्जेटिक बनाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक 23। गेहूं, घास, टमाटर, मूली को किस प्रकार के पौधे में समाहित करेंगे? गेहूं हो गया, घास हो गया, टमाटर हो गया, मूली हो गया। तो गेहूं हमारे ख्याल से झाड़ी, घास भी झाड़ी, टमाटर झाड़ी, मूली झाड़ी, ये सारे झाड़ी में आ जाएंगे। इसमें कोई है ऐसा जो वृक्ष के कैटेगरी में आएगा? नहीं। शाख के कैटेगरी में आएगा तो नहीं। तो 23 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा 3, शाख के कैटेगरी में आता है। झाड़ी अलग हो गया, झाड़ी में बांस आता है। तो गेहूं, घास, टमाटर, मूली, इसको हम लोग शाक सब्जी बोलते हैं। बात खत्म, यानी जो खाने योग्य हो। उन पौधों को क्या कहा जाता है जिनका जीवन चक्र एक ऋतु में पूरा हो जाता है? उन पौधों को क्या कहा जाता है जिनका जीवन चक्र एक ऋतु में पूरा
हो जाता है ना, एक ऋतु में पूरा हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसको बोलते हैं वार्षिक फसल। क्या बोलते हैं? वार्षिक फसल। उन पौधों का जिसका जीवन चक्र क्या है, एक ऋतु में पूरा हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं वार्षिक चक्र। अगला जो सवाल है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन में किस रूप से संचित रहता है? पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वह पौधा में किस रूप में संचित रहता है? वह ग्लूकोज अथवा सरल शर्करा में संचित रहता है। ग्लूकोज अथवा सरल शर्करा में। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, अभी राष्ट्रीय उद्यान जो है साथ साथ एक वन्य जीव अभयारण्य है जिसका नाम किस महापुरुष के नाम पर है? बिहार में कोई वन्य जीव अभयारण्य है, उसका नाम जो है किसके नाम पर है? उसका नाम है वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य। हमारे ख्याल से पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, आप लोगों को पता है तो जरूर कमेंट करें। कीटों को पत्तों में फंसाकर खाने वाला कीटभक्षी पौधा क्या है? ये बहुत ही आसान है, इसको बोलते हैं घटपर्णी पौधा। यह घटपर्णी पौधा क्या होता है? किसका एक मतलब नेचर होता है कि इसमें यदि कोई कीड़े मकोड़े इसके पौधे में जो है फ्लावर में आते हैं या इसके पत्तों पे आते हैं तो ये क्या करता है, उस पत्ते को मोड़ लेता है और इसके पत्ते के अंदर क्या होता है, लिक्विड जमा होता है, वो मर जाते हैं। तो 27 में हो जाएगा हमारा आंसर 3 घटपर्णी पौधा। वृक्षों के तने शाखाओं में से निकली हुई विशेष जड़ें किस नाम से जानी जाती है? अलग अलग जड़ जो निकल जाता है, जैसे कि बरगद के पेड़ में बहुत सारा जड़ निकल जाता है उसके टहनियों से, उसके मतलब क्या बोलते हैं उसको, ठल्ली दिन देहाती भाषा बोलते हैं। तो 28 नंबर का हो जाएगा 3 अवस्तंभ जड़। किसको क्या बोलते हैं? अवस्तंभ जड़। ये पौधे में क्यों निकलते हैं? क्योंकि पौधों का आकार बहुत बड़ा होता है, पौधों को सहारा देने के लिए निकलते हैं अवस्तंभ जड़। अंगूर के बेल पर पर्णहीन कुंडलित तारनुमा संरचनाएं क्या कहलाती है? अंगूर की बेल, बेल का मतलब होता है लता, लता का मतलब होता है लत्ती। अंगूर का जो बेल होता है वह पर्णहीन होता है। कैसा होता है? पत्तों से हीन होता है। पर्णहीन, पर्ण मतलब पत्ता, हीन मतलब नहीं होना। कुंडलित तारनुमा संरचनाएं होती है, उसको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं प्रतान। क्या कहते हैं? प्रतान। यानी कि एक पतली सी घूमी हुई तार जैसी संरचना को हम लोग प्रतान बोलते हैं। मधुमक्खियों और तितलियों को आकर्षित करने में फूल का कौन सा भाग भूमिका अदा करता है? मधुमक्खी और तितली को आकर्षित करता है जो है फूल, वो कौन सा भाग आकर्षित करता है? तो वह जो है हमारा दलपुंज है। फूलों में एक ऐसा भाग है जिसका नाम दलपुंज है, वह क्या करता है? मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कौन सही सुमेलित है? जैसा कि हम देख रहे हैं बेरी बेरी विटामिन ए गलत है, अस्कर्बी विटामिन बी, अस्कर्बी विटामिन सी, रिकेट्स विटामिन सी, दृष्टिहीनता विटामिन डी। कोई सुमेलित है? हमारे ख्याल से अस्कर्बी विटामिन बी, हमारा बी नंबर आंसर सुमेलित है हमारे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर देखा जाए तो 31 का जो हमारा आंसर है, 31 का आंसर है 5 नंबर। पहली बार ऐसा आंसर है जो कि कोई सही नहीं है, क्योंकि अस्कर्बी विटामिन सी के कारण होता है, बेरी बेरी विटामिन बी के कारण होता है। एक बार मैं आंसर बता देता हूँ ताकि यदि वैसा क्वेश्चन पूछ दिया, बेरी बेरी विटामिन बी, अस्कर्बी विटामिन सी, रिकेट्स विटामिन डी, दृष्टिहीनता यानी दिखाई नहीं पड़ना या आँखों के दृष्टि से संबंधित कोई प्रॉब्लम होना तो उसमें आ जाएगा विटामिन ए। ये सारी प्रॉब्लम्स है तो वो सही नहीं है एक भी। मधुमेह, मधुमेह जिसको चीनी बीमारी भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में डायबिटीज भी बोलते हैं, वह किस के कमी के कारण से होता है? तो बॉडी में एक इंसुलिन नामक जो है ग्लैंड्स होता है और वो वर्क करना बंद कर देता है, जिसके कारण लोगों में जो है चीनी को बैलेंस करने का क्षमता खत्म हो जाता है और इसी को जो है मधुमेह बोला जाता है। इसीलिए इंसुलिन लेना पड़ता है हमें बाद में एज ए इंजेक्शन के रूप में। स्कूल की एक लंबी दूरी के धावक मनोज को किसकी मात्रा अधिक लेनी चाहिए? जो लड़का है जो दौड़ता है, मनोज नाम का लड़का, उसको जो है क्या चीज़ ज़्यादा खाना चाहिए? तो उसको प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेनी चाहिए।
आगे देखते हैं, वसा के अधिकतम संचय के लिए व्यक्ति को किसका सेवन करना चाहिए। वसा चाहिए तो हमारे ख्याल से घी खाना चाहिए, है ना, वसा के लिए चर्बी होगा। तो 34 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारे ख्याल से घी, सही आंसर है वसा के लिए। किस विटामिन की कमी दांतों के ढीलेपन और मसूड़ों में रक्तस्राव के लिए उत्तरदायी होता है। दांत का ढीलापन और मसूड़ों में रक्तस्राव हमारे ख्याल से विटामिन सी के कमी के कारण, इसीलिए हमें नींबू खाना चाहिए। पुराने समय में हम लोग दाल में नींबू डालकर खाया करते थे। तो ये चीज़ें, इससे क्या होता है, मसूड़े और दांत ढीले हो जाते हैं, मसूड़ों से खून जाता है, तो विटामिन सी की कमी के कारण। आयोडीन की कमी से व्यक्ति किस रोग से ग्रस्त हो जाता है। तो आयोडीन के कमी से व्यक्ति को जो घेंघा रोग से, हमारे आसपास में भी एक बूढ़ी माता है, उनको घेंघा रोग हो गया है, किसके कारण, तो आयोडीन की कमी के कारण। परंपरागत भोजन चावल गेहूँ आलू में कौन सा तत्व अधिक होता है। चावल गेहूँ आलू में जो है हमारे ख्याल से कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। 37 का हो जाएगा 3 नंबर, कार्बोहाइड्रेट एकदम सही है, यानी कि अनुभव काम देता है, जो मैंने पढ़ा है। अब अगला सवाल है, ताज़े फल सब्जियों में किस पौष्टिक आहार की महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ताज़ा फल की बात करें, सब्जियों की बात करें, तो हमारे ख्याल से विटामिन होने चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 38 नंबर का तीसरा, सही है विटामिन। आधारभूत पौष्टिक तत्व कौन है। आधारभूत यानी जो मानव के लिए आवश्यक है, वो पौष्टिक तत्व कौन सा है, तो वो है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। सूखा रोग किसकी कमी से अवश्मश, किसकी कमी से होने वाला रोग है सूखा रोग। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है, वो जो 40 नंबर है उसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कमी के कारण हमारे अंदर क्या हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है, जिसमें व्यक्ति बहुत दुबला पतला होता है ना, सूखा रोग कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कारण। सलाद अचार वाले नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सलाद और अचार वाले नींबू में, अच्छा जी, नींबू का सलाद बनता है, नींबू का अचार बनता है। 41 नंबर में आंसर हो जाएगा विटामिन सी। नींबू में तो विटामिन सी मिलते हैं। पत्तियों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्यों, क्योंकि वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और वह जो भोजन बनाता है उसको बनाने की जो प्रक्रिया होती है वह कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि देख लेते हैं क्या है आंसर। तो मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है क्योंकि वह जो है पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है, जीवों पर अपने भोजन के लिए आश्रित रहता है, वह पौधों और जीवों दोनों को खाता है। तो ये जो आंसर हो जाएगा हमारा 43 का, हमारे ख्याल से तीसरा नंबर 43 का आंसर चौथा दिया हुआ है, यानी कि सही है, जीवों पर आश्रित रहता है, पौधों से भोजन प्राप्त करता है। तीसरा नंबर भी सही है, पहला दूसरा तीसरा सारे सही है, इसीलिए चौथा नंबर आंसर हो जाएगा। तो इसमें कन्फ्यूजन रहेगा, यदि हम कन्फर्म होकर तीसरा मार देते तो मेरा गलत हो जाता, क्योंकि वो तीनों टर्म सही है। तो इसलिए प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है ताकि कहीं भी थोड़ा सा मिस्टेक ना हो। प्रोटीन की मात्रा अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए हमें किस पदार्थ को खाने पड़ेंगे। तो प्रोटीन चाहिए तो हमारे ख्याल से सेम भी चाहिए, काला चना भी चाहिए, सोयाबीन भी चाहिए, इसीलिए हमारा आंसर होना चाहिए 44 का डी, चौथा नंबर। चूँकि चौथा नंबर यदि बोलेंगे तो पहला दूसरा तीसरा सही है। अच्छा जी, तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत जो है इसमें से हमारा है सोयाबीन। कौन सा है, सोयाबीन है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, सोयाबीन है। गन्ने को किस भाग से हम लोग चीनी के क्रिस्टल प्राप्त करते हैं। तो गन्ने के किस भाग से हम लोग चीनी के क्रिस्टल प्राप्त करते हैं, तो गन्ने के तने से रस प्राप्त करते हैं। गन्ना के रस से ही तो चीनी का क्रिस्टल यानी चीनी प्राप्त करते हैं। अंडे की जर्दी, जर्दी किसको बोलते हैं, जब अंडा को उबालते हैं तो उसमें जो उजला वाला पार्ट होता है वो जर्दी नहीं कहलाता है, उसमें पीला वाला पार्ट को जर्दी बोलते हैं। और ये बताइए हमको कि जर्दी में क्या चीज़ की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो जर्दी में वसा ज़्यादा रहता है और लिपिड ज़्यादा रहता है।
फास्ट फूड की बात करें, फास्ट फूड कहते किसको हैं, तो पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, चाउमीन, ये सब क्या है, फास्ट फूड है। मोमोज, ये सारे फास्ट फूड है और बहुत सारे फास्ट फूड होते हैं, शरीर के लिए हानिकारक माने जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है जिसके कारण हानिकारक माना जाता है, तो 47 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें देख लेते हैं क्या मान पाया जाता है। इसमें पाया जाता है सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, और यह जो है अधिक मात्रा में यदि बॉडी में लेते हैं तो हमें नुकसान पहुंचाती है। आयोडीन की कुछ बूंदों से प्राप्त रंग का नीला या काला होना उस पदार्थ में किस चीज़ की उपस्थिति को दर्शाता है, तो यह दर्शाता है कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति। यानी कि यदि कोई भोज्य पदार्थ है उसमें यदि 1-2 बूंद जो है आयोडीन डाल दें और उसका रंग यदि नीला या काला हो जाए तो इसका मतलब क्या चीज़ है, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कौन सा विटामिन आरबीसी के विकास के लिए उत्तरदायी होता है, हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का टैबलेट भी खाते हैं ना, इसके लिए विटामिन B12 के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें विटामिन बी का बहुत सारा प्रकार होता है, B1, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B12, ये सारे होते हैं, तो इनमें हो जाएगा B12। मछली का तेल सूर्य का प्रकाश, दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन से विटामिन प्रमुख कारक है, हमारे ख्याल से ये हो जाना चाहिए विटामिन डी। तो 50 का जो आंसर है वो चौथा यानी ए भी चाहिए। अच्छा जी, तो मछली का तेल, सूर्य का प्रकाश, दांतों की हड्डियों को मजबूत बनाने वाले कौन कौन से विटामिन प्रमुख कारक हैं, तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी। तो आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये हमारा लेक्चर कैसा लगा, इसमें और एनर्जी की आवश्यकता है तो कमेंट अवश्य करें। मैं और ज़्यादा एनर्जी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाऊंगा ताकि हमारा ये सारा सेट जो है 40 सेट है हमारे पास, सारे का प्रैक्टिस कर लें, एक अभ्यास हो जाए ताकि हमारा वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बने। चूँकि टारगेट है वही 50 से 60 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, सही कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।